नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा तथा उनका फल। पिछले वीडियो में हमने ग्रहों की दशा के शुभ फल के जो सामान्य नियम होते हैं, जो सामान्यतः एक सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं, उनका अध्ययन किए थे। आइए अब हम अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रहों की स्थिति या ग्रहों की दशा किस प्रकार से होती है, उसका एक सामान्य रूप से कैसे उसकी व्याख्या करेंगे, इसका अध्ययन करते हैं। मांदी जिस स्थान में हो उसके स्वामी की दशा अशुभ होती है। कुंडली में मांदी जिस स्थान में पड़ रहा हो उस राशि के स्वामी की दशा अशुभ होती है। अगला सूत्र है, जो ग्रह मांदी के साथ बैठा हो उस ग्रह की दशा का फल भी अशुभ होता है। अगला सूत्र है, जो ग्रह शत्रुगृही, नीचस्थ अथवा अस्त हो, ऐसा ग्रह भी अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करता है। जो ग्रह अपने शत्रु के स्थान में पड़ा हो या अपनी नीच राशि में हो या अस्त स्थिति में हो, सूर्य के सानिध्य में आकर अस्त हो गया हो, तो ऐसा ग्रह भी अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करता है। जो ग्रह भाव संधि में पड़ा हो अथवा जिस ग्रह के साथ पापक ग्रह बैठा हो वह भी अशुभ फल प्रदान करता है। कोई ग्रह जब भाव संधि में पड़ जाता है, भाव संधि मतलब दो भावों के बीच में जब हम भाव स्पष्ट करते हैं तो संधि भी निकाली जाती है। तो जब कोई ग्रह भाव संधि में पड़ जाता है, दो ग्रहों के बीच में पड़ जाता है, या जिस ग्रह के साथ कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो वह ग्रह भी अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अगला सूत्र है, जो ग्रह राशि संधि में पड़ा हो वह भी अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करता है और उस काल में रोग इत्यादि तथा शोक का भय होता है। यदि वह ग्रह राशि के 30वें अंश में हो तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जो ग्रह राशि संधि में पड़ा हो, दो राशियों के बीच में पड़ गया हो, तो वह भी अपनी दशा में अशुभ फल प्रदान करता है और उस काल में जातक को रोग इत्यादि तथा शोक का भय होता है। और यदि वह ग्रह राशि के 30वें अंश में हो, एकदम लास्ट में पड़ रहा हो, 30वें अंश में संचरण कर रहा हो, तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है अपनी दशा में। जब दो ग्रहों में परस्पर शत्रुता हो और वे निर्बल हों तो उन दोनों की परस्पर दशा अंतर्दशा अशुभ होती है। कुंडली में दो ग्रह आपस में शत्रु हों और दोनों कुंडली में निर्बल स्थिति में हों, तो जब दोनों की, एक की दशा और दूसरे की अंतर्दशा आती है, तो जातक के लिए अशुभ होता है। अगला सूत्र है, जो ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह की दशा में शुभ फल की न्यूनता हो जाती है, परंतु यदि उस पाप ग्रह के साथ शुभ और पाप दोनों ग्रह हों तो उसकी दशा में मिश्रित फल होता है। कोई ग्रह यदि पाप ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह की दशा में शुभ फल में कमी आ जाती है, परंतु यदि उस ग्रह के साथ शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों स्थित हों तो मिश्रित फल होता है। उसकी दशा में शुभाशुभ दोनों फलों का मिला जुला परिणाम मिलता है। अगला सूत्र है, यदि कोई ग्रह किसी दूसरे शत्रु ग्रह के साथ हो तो उस ग्रह की दशा के समय शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है और साधारणतः कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। कोई ग्रह जब किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो और उस ग्रह की दशा जब आती है तो जातक के शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है और कोई भी कार्य जब करता है वो, तो उस कार्य में उसको उस दशा काल में सफलता नहीं प्राप्त होती है। अगला सूत्र है, जो ग्रह नीचस्थ रहता है अथवा नीचस्थ ग्रह के साथ रहता है उसकी दशा में शुभ फल का अभाव पाया जाता है। जो ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित है
या किसी नीच राशि में स्थित ग्रह के साथ वो ग्रह बैठा हुआ हो तो उस ग्रह की दशा में शुभ फल का अभाव पाया जाता है, अर्थात अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है, यदि कोई नीचस्थ ग्रह राहु के साथ हो तो उस नीचस्थ ग्रह की दशा संभवतः हानिकारक होती है, अथवा उस ग्रह के साथ वह ग्रह हो जो राहु स्थित राशि का स्वामी हो तो उसकी दशा में शुभ फल की न्यूनता होती है। क्या कहा जा रहा है? कोई ग्रह अपनी नीच राशि में स्थित हो और उसके साथ राहु भी बैठा हो तो उस नीचस्थ ग्रह की जो दशा आती है तो उसमें जातक को हानि उठानी पड़ती है, जातक के लिए हानिकारक होती है। या उस ग्रह के साथ वह ग्रह बैठा हो जो राहु स्थित राशि का स्वामी हो, राहु दूसरे राशि में स्थित हो और उस राशि का स्वामी इस नीचस्थ ग्रह के साथ बैठा हुआ हो तो भी जातक उसकी दशा में जातक के लिए शुभ फल में न्यूनता होती है। अगला सूत्र है कि केंद्र में स्थित ग्रह की दशा अंतर्दशा में भी शोक और प्रदेश यात्रा संभव होती है। अगला सूत्र है, षष्ठेश की दशा विलाप कराने वाली होती है, अर्थात बहुत रोग और कष्ट देती है। छठे भाव के स्वामी की जब महादशा आती है तो वह रोग और कष्टकारक होती है। अगला सूत्र है, अष्टमेश की दशा साक्षात मृत्यु देने वाली होती है, मृत्युकारी कष्ट हो सकता है उसमें या मृत्यु प्रदान हो सकता है अष्टमेश की दशा में। अगला सूत्र है, बाधक स्थान का अधिपति और उससे युक्त जो ग्रह बैठा हो उनकी दशा शोक रोग देने वाली होती है। जो ग्रह बाधा स्थान से केंद्र में बैठा हो उसकी दशा दुख देने वाली होती है और जातक को प्रदेश गमन करना पड़ता है। बाधक स्थान, जब चर लग्न की कुंडली हो, चर लग्न मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां होती हैं। चर लग्न की कुंडली हो तो कुंडली का 11वां भाव बाधक स्थान होता है। यदि स्थिर लग्न की कुंडली हो अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनमें से किसी लग्न की कुंडली हो तो कुंडली का 9वां भाव बाधक स्थान होता है। और यदि द्विस्वभाव लग्न की कुंडली हो अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनमें से किसी लग्न की कुंडली हो तो कुंडली का 7वां भाव बाधक स्थान कहा जाता है। ये ध्यान देने की बात है। तो इस सूत्र में कहा जा रहा है कि बाधक स्थान का स्वामी यदि चर लग्न की कुंडली है तो 11वें भाव का स्वामी, यदि स्थिर लग्न की कुंडली है तो 9वें भाव का स्वामी, और यदि द्विस्वभाव लग्न की कुंडली है तो 7वें भाव का स्वामी, और उससे युक्त जो ग्रह बैठा हो उस स्वामी और उसके साथ जो ग्रह बैठा हो उन दोनों की आपस में जब दशा अंतर्दशा आती है तो उनकी दशा शोक रोग देने वाली होती है। अब कहा जा रहा है कि जो ग्रह बाधक स्थान से केंद्र में बैठा हो, बाधक स्थान का हम ज्ञान कर लेंगे, और उससे केंद्र में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह की दशा भी दुख देने वाली होती है और उसकी दशा में जातक को परदेश गमन करना पड़ सकता है। अब आइए कुछ मिश्रित दशा के बारे में जानते हैं, मिश्रित फल के बारे में जानते हैं। दशा का मिश्रित फल कैसे होता है। स्थानाभाव के कारण यहाँ पे उसको लिखा नहीं गया है, वैसे ही हम उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कोई ग्रह यदि लग्न से और आरूढ़ लग्न से दोनों से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो वह जातक के लिए पूर्ण रूप से उन्नति कारक होता है उसकी दशा। आरूढ़ लग्न हम जानते हैं, पहले से उसकी व्याख्या हम कर चुके हैं बढ़िया से, इसलिए उसकी पुनः कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ग्रह लग्न से और आरूढ़ लग्न दोनों से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो उस ग्रह की दशा जातक के लिए पूर्ण रूप से उन्नति कारक होती है। अगला सूत्र है कि यदि कोई ग्रह लग्न से 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो
परंतु आरूढ़ लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक के लिए साधारण सुख प्रदाता होता है या साधारण रूप से उन्नतिकारक होता है। अगला सूत्र है कि यदि कोई ग्रह लग्न से केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो, परंतु आरूढ़ लग्न से छठे, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो उसकी दशा भी एक साधारण सुख देने वाली होती है, साधारण रूप से जातक को उन्नति प्रदान करती है। और अगले सूत्र में कहा जा रहा है कि यदि कोई ग्रह लग्न से और आरूढ़ लग्न से दोनों से छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो उसकी दशा पूर्ण रूप से अनिष्टकारी होती है जातक के लिए। जातक को रोग, शोक, भय सब प्रदान करने वाली दशा होती है उस ग्रह की। अब अगले वीडियो में हम अन्य प्रकार से महादशा के फल का आकलन कैसे करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।